हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, जून 2025 एग्जामिनेशन की आंसर की तो आपने देख ली होगी और अपना स्कोर भी कैलकुलेट कर लिया होगा। अब अपने दिल से पूछ के बताओ कि क्या इस स्कोर से आप सेटिस्फाइड हो, क्या आपको लग रहा है कि ये मेरा बेस्ट शॉट था। अगर आपको फीलिंग आ रही है कि हाँ, ये तो मेरा दी बेस्ट था और इस बार मेरा एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्यारे दोस्तों आप इस वीडियो को बंद करके जा सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर इस बार उतना नहीं आया जितना आप चाहते थे, थोड़ा सा कम रह गया, मिस्टेक्स हो गई इस बार, तो यार मिस्टेक से तो सीखना चाहिए। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि गलतियों से सीखना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जून 2025 की गलतियों से सीखकर दिसंबर 2025 में कैसे अपने टारगेट को, गोल को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अंधाधुन पढ़ाई करेंगे बिना ये एनालिसिस किए कि यार कौन से आपके वीक एरियाज थे, कौन सी आपकी मिस्टेक्स थी, तो हो सकता है आप दिसंबर में भी वही सेम गलतियां कर लें, वही चीजों की वजह से आपका फिर सिलेक्शन रुक जाए। तो आइए करते हैं एक स्वॉट एनालिसिस और जानते हैं कि दिसंबर में कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सर, आपने बोला कि अगर आपका स्कोर लो है तो आपको आपका स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। सर, ये लो स्कोर होता कितना है, कितने नंबर से कम हो तो हम मान लें कि हमारा स्कोर कम है। देखो, वैसे तो मैं ये बोलूंगा कि अगर जनाब आपको अंदर से फीलिंग कि आपका स्कोर इस बार जितना आप चाहते थे उतना नहीं आया, या फिर आपको बाकियों के स्कोर देखकर लग रहा है कि मेरा स्कोर कम है, आपका गोल इस बार अचीव नहीं हो पाएगा। अगर आपका जितना भी स्कोर है बट फीलिंग आ रहा है कि यार मेरा जो टारगेट था ना वो इस बार नहीं अकम्प्लिश होगा, तो आपको आपके स्कोर को कम ही मानना चाहिए, लो ही मानना चाहिए। क्योंकि अभी आपको जरूरत है कुछ मंथन करने की, ताकि अगली बार आप अपना गोल अचीव कर लें। फिर भी जो लोग नए हैं, एग्जामिनेशन के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, स्कोर्स के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, उनके लिए कुछ नंबर्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। तो देखो जी, अगर आप अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स इस एग्जामिनेशन में जो आपका की आया उसके अकॉर्डिंग 200 से कम बन रहे हैं, और आपका टारगेट था जेआरएफ का, आप जेआरएफ का टारगेट लेकर बैठे हुए थे और 200 मार्क्स से कम बन रहे हैं, तो मेरे को लगता है ये स्कोर अभी जेआरएफ वाला नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कोई कमजोर हैं या आप बहुत नालायक हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आप में एबिलिटी है, आप में पोटेंशियल है, बट मुझे लगता है स्कोर थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए था। तो मैं स्कोर को देखकर कह सकता कि हाँ, आपका स्कोर बहुत बढ़िया, आपका हो जाना चाहिए। बट जिसके 200 से कम नंबर है और जनरल कैटेगरी से आ रहा है, उसको जेआरएफ मिलना इस बार मुश्किल है। तो आपको अगले एग्जामिनेशन के लिए मेंटली शायद प्रिपेयर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका टारगेट नेट है, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और इस एग्जामिनेशन में आपका स्कोर 180 से नीचे बन रहा है, ऐसे ही अगर आप टारगेट कर रहे थे पीएचडी को और आपके 150 से कम स्कोर बन रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये स्कोर में ना इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। आप डेफिनेटली अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। और अभी कैसे इंप्रूवमेंट करना है, कैसे आपको एनालिसिस करना है, वो आगे देखेंगे। सर, अगर हम किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं फिर क्या करें? तो कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो फिर डेफिनेटली आपका स्कोर का जो कट ऑफ है, वो जो रेंज है, वो थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा। आप इसमें से 10 या 20 नंबर घटा सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो अपने को ये आइडेंटिफाई करना है, ये एक्नॉलेज करना है, आपका स्कोर कम है या नहीं है। अगर आप ये मान के चल रहे हो, इस सोच के साथ चल रहे हो कि यार मेरा स्कोर तो बहुत बढ़िया है, एग्जामिनर की गलती है, तो आप कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो ये एक्नॉलेजमेंट आना बहुत जरूरी है कि मेरे स्कोर में इंप्रूवमेंट हो सकता है, मैं और आगे बढ़ सकता हूं। देखो, स्कूल कॉलेज के टाइम और थे, वहां पे कम स्कोर का मतलब ऐसा होता था कि बच्चा नालायक है या फिर बच्चा पढ़ाई नहीं करता, ये मतलब होता था। बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें कम स्कोर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप में कोई कमी है, आप नालायक हैं या फिर आप बहुत कमजोर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा बाकियों से पीछे चल रहे हैं, बाकी लोग थोड़ा सा आगे हैं आपसे। और अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर लेंगे, आपको राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन मिल जाएगी, तो आप जनाब उनके बराबर हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत से उनसे और आगे भी निकल जाएं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, बहुत सारे टॉपर्स देखे हैं जो एक अटेम्प्ट में तो नेट भी क्लियर नहीं कर पाए थे, बट अगले एग्जामिनेशन में जेआरएफ तक निकाल रहा है। तो इट इज डेफिनेटली अचीवेबल, डेफिनेटली पॉसिबल। बट हाँ, उसके लिए आपको कुछ एनालिसिस करना है, उसके लिए कैसे आपको स्ट्रेटेजी करना है, तो वो कुछ बातें आपके लिए आज मैं इस सेशन में करने वाला हूं। चलिए, तो जनाब बात करते हैं कि कैसे अब आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना है। देखो, उम्मीद करता हूं कि आपने अपने जो क्वेश्चन पेपर्स है वो डाउनलोड करके रखे हुए हैं और अपने आंसर की के अकॉर्डिंग अभी आपने सब अपने आंसर्स को भी मैच कर लिया है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आपने गलत लगाया हुआ है।
तो आपके 100 क्वेश्चन थे पेपर 2 में, 50 थे पेपर 1 में, तो आप इनका एनालिसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको आपकी गलतियां ढूंढनी है कि आपकी पेपर में कितनी गलतियां हैं। तो एक चार्ट बना लो, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ऐसे सारे क्वेश्चंस का एक ऐसे जो है एक सीक्वेंस बना लो, एक टेबल बना लो, अपने पास अपनी कॉपी में बना लो, कंप्यूटर में बना लो, जैसे मर्जी बना सकते हो। इसके बाद हर एक क्वेश्चन के साथ उसका सब्जेक्ट लिख लो कि ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन आपका ये गलत हुआ या सही हुआ, और गलत होने का कारण क्या था। अगर सही हुआ तो ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये गलत हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस मिस्टेक। देखो, हम यहाँ सब्जेक्ट वाइज तक भी चल सकते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आगे नहीं बढ़ना है, इसका रीजन नहीं लिखना है, तो भी ठीक है, तो आप 2 स्टेप्स के अंदर ही अपना एनालिसिस पूरा कर लेंगे। बट अगर आप और डिटेल में एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये आप एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर लीजिए कि आपका कारण क्या है, रीजन क्या है कि आपकी गलती हो गई। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन का नंबर लिखा, पहले क्वेश्चन पे आए, देखा गलत हुआ सही हुआ, गलत हुआ तो क्रॉस लगा दिया, और फिर देखा अरे कौन से सब्जेक्ट का था, और फिर देखा क्यों गलत हुआ, क्योंकि यार कंसेप्ट ही नहीं आता था मेरे को तो ये वाला। सेकंड क्वेश्चन पे आए, देखा एचआरएम का क्वेश्चन है, गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ, ओ यार सिली मिस्टेक कर दी मैंने, नॉट वर्ड था वो पढ़ा ही नहीं, या कोई भी सिली मिस्टेक वाला आपका रीजन हो सकता है कि आपको आता था फिर भी गलती से गलत हो गया। इसके बाद देखा थर्ड क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स का, ये आपका सही हो गया, ठीक है जी छोड़ दो आगे बढ़ो। चौथा क्वेश्चन गलत हो गया, कौन से यूनिट का था, बैंकिंग का था, क्यों गलत हो गया, यार आप ऑप्शंस में बड़ा कंफ्यूज हो गए कि आपको समझ में ही नहीं आया, तो कंफ्यूजन सी क्रिएट हो गई और गलत आपने मार्क कर दिया। आपने शायद चीजें पढ़ी हुई थी बट आप रिलेट नहीं कर पाए और कंफ्यूज हो गए। इसके बाद आगे आप आए रिसर्च के ऊपर, अगला क्वेश्चन था आपका रिसर्च का, देखा आपने गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम था, आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ ही नहीं पाए, कंप्लीट ही नहीं कर पाए, अच्छे से रीड ही नहीं कर पाए। अगला क्वेश्चन था जी आपका, वो भी गलत हो गया, फाइनेंस का था, क्यों गलत हो गया, क्योंकि आप न्यूमेरिकल्स में बहुत वीक है, न्यूमेरिकल आज तक आपने किए ही नहीं तो सही नहीं हुआ। इसके बाद अगला सवाल आपने देखा जी ये भी गलत हो गया, किसका था, इनकम टैक्स का था, आपने पढ़ाई तो करी थी बट आप भूल गए तो इसलिए सही नहीं कर पाए। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपको अपना हर एक क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक का एक एनालिसिस करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, कौन से सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन था और क्यों गलत हुआ। कोई भी रीजन हो सकता है, मैंने तो बस आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि हाँ ये रीजन हो सकते हैं गलती के, और जिस रीजन की वजह से आपका गलत हुआ उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पे दवाई दूंगा। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, वो आपसे पूछता है कि क्या क्या आपको बीमारी है, क्या क्या आप तकलीफ फेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई दी जाती है। ये बेसिकली आपकी बीमारी है, ये बेसिकली वो गलतियां हैं जो हमें दूर करनी है, और दूर करने की दवाई इन गलतियों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको कस्टमाइज करके दी जाएगी। तो पहला तो आप ये काम कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत जरूर लगेगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट देखिए किसी भी अच्छी चीज को बनाने में समय तो लगता ही है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब आते हैं जी हमारे स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो लेट सपोज आपने पूरा चार्ट बना लिया, आपने 100 क्वेश्चंस जो पेपर 2 के थे, कॉमर्स के या मैनेजमेंट के, पूरा लिख लिया कि जनाब ये 100 क्वेश्चन जो थे उसमें से मेरे लेट सपोज एज्यूम करते हैं कि 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके गलत हो गए। अब 50 क्वेश्चन गलत हो गए तो अब एक और चार्ट बना लो जिसमें हर एक सब्जेक्ट के आगे लिखो कि उसके कितने क्वेश्चन गलत हुए। जैसे आपने देखा इंटरनेशनल बिजनेस के 2 गलत हुए, अकाउंटिंग के 6 गलत हुए, इकोनॉमिक्स के 3 गलत हुए, फाइनेंस के 5, मैनेजमेंट एचआरएम के 4, स्टेटिस्टिक्स के तो 8 ही गलत हो गए, बैंकिंग के 4, मार्केटिंग के 5, लीगल एस्पेक्ट्स के 6, इनकम टैक्स के 5, कॉम्प्रीहेंशन में भी 2 सवाल गलत हो गए। तो इस तरीके से आप अपना जो टोटल मिस्टेक्स है उनको क्लासीफाई कर लो सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। अभी ये चीजों में मत जाना कि सर आपने स्टैटिस्टिक्स के आगे 8 लिख दिया पर स्टैटिस्टिक्स के तो क्वेश्चन ही 7 आए थे, तो अभी ये चीजों में मत जाना। मैं आपको सिंपली बस इतना बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको अपने हर एक सब्जेक्ट के साथ लिख लेना है कि उसके कितने क्वेश्चन आपके गलत हो गए। अब जिसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन आपके गलत हुए, एक तो आपको क्लैरिटी मिल गई कि ये वाला यूनिट आपका कमजोर है। जैसे आपने कहा स्टैटिस्टिक्स में 8 गलत हैं, तो जी स्टैटिस्टिक्स आपका बड़ा कमजोर है। स्टैटिस्टिक्स में से 8 क्वेश्चन गलत होना तो बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब है लगभग सारी सवाल गलत हो गए। इस यूनिट को तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पता लग रहा है आपकी यूनिट वाइज मिस्टेक, कि किस यूनिट में आपने कितनी ज्यादा मिस्टेक करी, और अगर आपने किसी यूनिट में ज्यादा मिस्टेक करी हुई है तो इसका मतलब है वो यूनिट आपका वीक है, और किसी यूनिट में बहुत ही कम मिस्टेक है, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस में केवल 2 ही सवाल गलत थे, तो
इंटरनेशनल बिजनेस में 2 ही सवाल गलत थे, तो इसका मतलब है कि ये वाले यूनिट में आपको ज्यादा दिक्कत वाली बात इतनी नहीं है, इसके आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। अकाउंटिंग में 6 गलत थे, तो अकाउंटिंग में भी देखो आपके सवाल ज्यादा गलत हो गए, तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट वीक हो सकते हैं। जिस भी यूनिट में आपके आधे से ज्यादा सवाल गलत हो गए, उसका मतलब है जनाब कि उस यूनिट में आपको दिक्कत है, उस यूनिट में आपके कंसेप्ट सभी कमजोर हैं। जिस यूनिट में आपके गलत हो रहे हैं बट इतने ज्यादा गलत नहीं हो रहे, लेट सपोज 2 ही गलत हो रहे हैं, मैक्सिमम 3 ही गलत हो रहे हैं, तो उस यूनिट के लिए मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल हैं, बट थोड़ा सा कुछ चीजों की कमी है, वो कमी को पहचानना है और वो आपको भी दूर करना होगा। तो फिलहाल यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग यूनिट्स कौन से हैं और वीक यूनिट्स आपके कौन से हैं। तो स्ट्रॉन्ग यूनिट्स आपने पकड़ लिए और वीक पकड़ लिए। वीक की तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, पहले कंसेप्ट्स पे काम करना है, स्क्रैच से उनको पढ़ना है, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, एमसीक्यू लगाने हैं। जो आपकी स्ट्रेंथ वाली यूनिट्स है वो आपको पता चल गई कि अब इनकी तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट्स वगैरह शायद आपको ऑलरेडी क्लियर होंगे। तो ये आपको करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंटरनेशनल बिजनेस में पहले भी सब सही कर रहे हैं और आप फिर उसको अच्छे से पढ़ने लगे हुए हैं, अच्छे से दबा के पढ़ने लगे हुए, तो उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। जिन यूनिट्स में आपके सवाल ज्यादा गलत हो रहे हैं, जैसे स्टेटिस्टिक्स, उसमें आप मेहनत करेंगे तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो हर एक यूनिट में से 1 या 2 सवाल तो गलत होने होने हैं, सारे सवाल तो कभी सही हो ही नहीं पाएंगे, किसी के भी नहीं हो पाएंगे। तो जिसमें ज्यादा गलत हो रहे हैं उसमें आप एफर्ट लगाओगे ना, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये अपना एनालिसिस कर लो कि आपके कौन से यूनिट कमजोर हैं, ताकि आप उन पे इस बार ज्यादा समय दे सकें, ज्यादा अच्छे से उनकी पढ़ाई कर सकें। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी आपको ये तो पता चल गया कि आपके कौन से यूनिट कमजोर हैं और कौन से यूनिट आपकी स्ट्रेंथ है। अभी अब आते हैं आपके रीजन ऑफ मिस्टेक की तरफ। तो हमने ये देखा था कि आपकी मिस्टेक्स क्यों हुई, क्या कारण थे उन मिस्टेक्स के, उसको भी साथ साथ में लिखा हुआ था। तो अभी आप क्या करेंगे, हर एक रीजन का टोटल लगा लेंगे कि आपके ज्यादा सवाल किस रीजन की वजह से गलत हैं। अगर आपने देखा कि ज्यादातर सवाल आपके गलत हैं कंसेप्ट नोट नोन की वजह से, या फिर आप टॉपिक में वीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन में, प्रैक्टिकल में वीक है, आपको कंसेप्ट पता ही नहीं है, तो जनाब इसका मतलब है अभी तो आपको स्क्रैच से मेहनत करनी चाहिए और बेसिक्स के ऊपर वर्क करना चाहिए। अगर ज्यादा सवाल गलत हो रहे हैं और उनका कारण ये बन रहा है, तो अभी ना आपको बेसिक से अच्छे से स्क्रैच से तैयारी कर लेनी चाहिए। अभी समय भी है आपके पास, उसे अच्छे से यूटिलाइज करो और अच्छे से पढ़ाई करो। फिर आया कि अगर आपको कंसेप्ट तो मालूम था, ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए, सिली मिस्टेक हो गई, टाइम की शॉर्टेज थी, तो मुझे लगता है फिर कहीं ना आपने प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं करी होगी, अच्छे से नहीं करी होगी। अगर ज्यादातर सवालों के गलत होने का कारण ये बन रहा है, ये बन रहा है गलत होने का कारण, तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिस की कमी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस बार अच्छे से लगाओ और मॉक टेस्ट इस बार अच्छे से लगाओ, तो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने पढ़ा तो हुआ था बट एग्जाम में भूल गए, आप घर से तो पढ़ के गए थे कि यार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस ईयर में बना था, या फिर नाफ्टा के अंदर ये मेंबर्स हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी भी चीज के बारे में आप फैक्ट भूल गए, आप सेक्शन भूल गए, इंड एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर भूल गए, पढ़ा हुआ था बट भूल गए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगेन रिवीजन की कमी थी या प्रैक्टिस की कमी थी। तो रिवीजन और प्रैक्टिस पे ही आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। देखो मैं सभी को यही बोलूंगा, चाहे आप स्क्रैच से भी पढ़ाई कर रहे हो, बेसिक से पढ़ाई कर रहे हो, अल्टीमेट एजेंडा, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना है। तो एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए पहले तो कंसेप्ट पे आप वर्क कर लोगे, बट साथ में प्रैक्टिस और रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। और रिवीजन कैसे होगा, रिवीजन के लिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपके जैसे कोर्स के अंदर रिवीजन वीडियोस हैं या फिर माइंड मैप्स है, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि लास्ट मिनट में फटाफट से रिवीजन हो जाए। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप इतना समय पढ़ाई पे लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी लास्ट मिनट की रिवीजन को आसान बना सके, ऐसा फोकस आपको होना चाहिए। तो कई लोग क्या करते हैं कि जब पढ़ रहे होते हैं हर एक चीज को नोट डाउन करना शुरू कर देते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग बिफोर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट का पेपर नहीं हो रहा, यहाँ पे एक ही दिन में कितने सारे सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है। तो जितने ज्यादा आप क्रिस्प, जितने ज्यादा आप शॉर्ट में अपने रिवीजन के लिए नोट्स बनाएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कोर्स के अंदर आपको ऑलरेडी माइंड मैप्स मिलते हैं और उससे कहीं ना कहीं आपका जो रिवीजन है लास्ट मिनट का बहुत इजी यहाँ पे हो सकता है।
एंड प्यारे दोस्तों, यहाँ पे खत्म होती है जी आपकी स्वॉट एनालिसिस। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपको अगले एग्जामिनेशन के लिए राइट गाइडेंस, राइट मटेरियल, राइट डायरेक्शन मिल जाए तो आप अगले एग्जामिनेशन में अपना गोल डेफिनेटली अचीव कर लेंगे, तो प्यारे दोस्तों आप जुड़ सकते हैं एवरी स्टडी क्लासेस के साथ। यहाँ पे हमारे जो सभी कोर्सेज हैं, मास्टर कोर्सेज है कॉमर्स और मैनेजमेंट के, उनको लॉन्च कर दिया गया है जी। और इन सभी कोर्सेज पे आप फ्लैट 40% अवेल कर सकते हैं। ऑफर केवल लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे आपको इनकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप वहां पे प्रीव्यू करके डेमो भी चला के देख सकते हो। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारी चीजों को यहाँ पे कवर अप किया हुआ है। और यहाँ पे आपको सब चीजें मिलेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की बातें आपके साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो यार एक लाइक जरूर कर देना। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, पढ़ाई भी बहुत सारी करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।